अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, कराची के मसाइल हैं जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हर रोज़ एक नया मसला दरपेश आ जाता है और इसीलिए हमारी भी यही कोशिश होती है कि कराची के मसाइल को उजागर करें और साहब इक़्तिदार जो लोग बैठे हैं उन तक आवाम की आवाज़ ज़रूर पहुँचाएँ और दो टोक बात करें अपने प्रोग्राम में, ताकि उनको मसाइल की संगीनी का इल्म हो सके। आज भी बात करेंगे ई चालान सिस्टम का निफाज तो हुआ, लेकिन क्या इससे ट्रैफिक हादसात में कमी वाक़या हुई या इससे कानून की अमलदारी हुई या नहीं हुई। पीपल्स पार्टी इख्तियारात को निचली सतह तक क्यों मुंतकिल नहीं करना चाहती या क्यों गुरेजा है। पीपल्स पार्टी कराची सूबे के मुतालबे को लिसानी साजिश क्यों कहती है। ट्रॉलर, कभी ढक्कन या फिर कभी शहरियों के हादसात, क्या होगा आखिर शहरियों के साथ, क्योंकि शहरी जो है वो परेशान है। वो कहते हैं घर से तो निकलते हैं लेकिन वापसी का कुछ पता नहीं होता कि घर वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। मंसूबों में ताख़ीर है और ताख़ीर होती चली जा रही है, तारीख पे तारीख। बिल्कुल इस तरह जैसे समातों पे तारीख दी जाती है, उसी तरह मंसूबों की तकमील की तारीखें दी जा रही हैं, लेकिन कहीं पर भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी जानिब इख्तियारात की कशमकश है या फिर सियासी मामलात हैं। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ आवाम के जख्मों पे मरहम रख सकें। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी आपको। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से राना गुलजार ताज साहब और MPA MKM आदिल अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप दोनों हजरात को बहुत खुश आमदीद कहेंगे और मैं पहले बात करना चाहूँगी राना गुलजार ताज साहब आपसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, मसाइल बहुत सारे हैं और हर रोज़ की तरह, हर प्रोग्राम की तरह जब भी आप हाजिर होते हैं पीपल्स पार्टी पे बहुत कड़ी तनकीद होती है, हर जानिब से होती है। इसकी वजह भी आप जानते हैं, क्योंकि आवाम फेस करती है, मसाइल का सामना करती है, तो वो जाहिर है वो आवाज़ उठाती है और कुछ कड़वाहट उनके लहजों में आ जाती है जो हमारे सवालों तक आ जाती है। लेकिन बहरहाल ज़रूरी है आप तक बात पहुँचाना कि ई चालान का निफाज तो कर दिया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ट्रैफिक हादसात में कमी वाक़या हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुमाइला नवाज साहिबा आपका, आपके चैनल का। देखिए जी, ई चालान सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है। और इसमें ई चालान का मकसद ये होता है कि इसमें रिश्वत भी कमी वाक़ई होगी और हुई भी है। ट्रैफिक पुलिस जो परेशान कर रही थी अब इतना नज़र नहीं आता। और यानी आपने एतराफ़ तो कर लिया कि ट्रैफिक पुलिस पहले आवाम को परेशान कर रही थी। ये एतराफ़ तो देखिए बात यह है कि बिल्कुल ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है। मगर इसके अंदर सबसे पहले अवेयरनेस ज़रूरी थी और अवेयरनेस आना ये होता है कि देखिए पुलिस में और आवाम का रिश्ते को मजबूत करना ज़रूरी है। अच्छा। और इस चीज़ को हमें बताना चाहिए कि इसमें क्या इन्होंने डायरेक्ट ये नफाज तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ एक तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उनको कम करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आवाम को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। आवाम भी ट्रैफिक को उस तरीके से, मतलब एक डिसिप्लिन के दायरे में नहीं चलाते। हम बाइक हो या कार हो या जो भी है, और हादसात जो होते हैं ये गलतियों की वजह से होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमें जो मुकर्ररा रफ्तार है उस रफ्तार पे गाड़ी चलानी चाहिए, कोई भी गाड़ी हो, बड़ी हो छोटी हो। और हम रफ्तार की ज़ायद भी इसमें बहुत ज़्यादा ये मामलात होते हैं कि रफ्तार तेज़ होती है और वो फिर ओवर कंट्रोल हो जाती है तो वो हादसात होते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ आवाम को जो है अवेयरनेस और रोडों की दुरुस्तगी, ये सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। अब आप आए हैं पॉइंट पे। बिल्कुल, आदिल अस्करी साहब से भी बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आदिल अस्करी साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है आदिल साहब? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है। अच्छा आदिल साहब, आपने भी सुना पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं राना गुलजार ताज साहब, अक्सर हमारे शोज़ में होते हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका ये कहना है कि बिल्कुल ई चालान बहुत अच्छा है और नाफिज हुआ, अच्छी बात है, लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिन पे नज़र करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि ज़रूरी था कि पहले कमज़ोरियों को अगर ठीक कर लिया जाता फिर यह निफाज किया जाता? जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने का। राना साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन यह है कि इनकी पार्टी से ज़रूर इख्तलाफात हैं और भरपूर मुखालफत भी करेंगे, ज़िंदगी भर करेंगे। उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात है जो आपने ई चालान की बात की है,
उस ई चालान के अंदर इस शहर को चालान की नहीं इनाम की जरूरत है। जिन रोडों पर हम गाड़ी चलाते हैं वो रोडें आप भी जानती हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यहाँ का। कोई 18 साल से यहाँ पर कोई मास ट्रांजिट कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है जिसकी वजह से लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इसलिए बाइकों की तादाद बढ़ गई है। कोई भी मुहज्जब शहर होते हैं, इस तरह के बड़े शहर जहाँ होते हैं, उधर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है। या तो वहां पर बसेस चल रही होती हैं, यहाँ पर या रेलवे का प्रॉपर निजाम होता है, या BRTs बनी हुई होती है, या इस तरह का कोई भी निजाम होता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा निजाम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का निजाम ना होने की वजह से बाइकों की तादाद 40-40 लाख के करीब इस वक्त बाइक्स हैं यहाँ पर, क्योंकि दूसरा कोई निजाम नहीं है। तो और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से चीजें की जाती है। यहाँ पर कोई 42,000 या 40,000 के करीब एक मजदूर की तनख्वाह है और ट्रांसपोर्टेशन का निजाम नहीं है। इस वजह से वो अगर उसका चालान होगा तो वो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये होगा। तो आप भी सोचें वो 5,000 रुपये जो 25,000 रुपये की बाइक चला रहा है, जिसके पास मडगार्ड और लाइट के भी पैसे नहीं है, गरीब मुल्क है, उधर ई चालान इतना नहीं होना चाहिए। चालान होने चाहिए लेकिन इतने नहीं होने चाहिए। ग्रेजुअली बढ़ाते, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते। और मैं ये ना सवाल पूछूं कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त शहर का मेयर भी है, 12 के करीब टाउन चेयरमैन भी है, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी इनका है, सीनियर वजीर भी इनका है, अच्छा। वजीर आला भी इनका है, सदर पाकिस्तान भी पीपल्स पार्टी का है, सेनेट का चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का है, 2 गवर्नर भी सूबों के इनके हैं। इसके बावजूद ऐसी क्या वजूहत हैं कि शहर को ऐसे देखा जाता है, इस पर ही चालान लगाए जाते हैं या आदिल साहब इस बारे में जब DIG सिंध पीर मोहम्मद शाह साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पहला जो चालान है वो तो माफ़ है और जो कैमरे हैं वो सिर्फ बड़ी शाहराहों तक लगे हैं, अभी तो पूरे कराची में ये कैमरे लगे ही नहीं हैं और जहाँ पर तरक्याती काम हो रहा है वहाँ पे नहीं लगे। तो आवाम या शहरियों को कम से कम थोड़ा सा सिविक सेंस तो रखना चाहिए उनकी अपनी सहूलत के लिए, अपनी ही चीज़ों के लिए। अगर वो बेहतरी कर रहे हैं तो इसमें इतनी कोई बुराई है नहीं। बीवी टॉपिक से हट जाएंगे। आपका चालान नहीं हुआ है इसलिए आप ये कह सकती हैं, जिस दिन आपका चालान होगा तो आप भी ऐसे ही बात करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तकलीफ इस बात की है कि ये शहर ठीक नहीं है, ये शहर के हालात ठीक नहीं है, ये शहर बदतरीन रहने वाले कोई भी लिवेबल सिटी के अंदर ये आता नहीं है। इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, यहाँ पर मुश्किल हालात हैं। ऐसे हालात के अंदर ये ई चालान वगैरह, ई चालान के लिए नहीं लगाए गए थे कैमरे, सेफ सिटी के लिए कैमरे आए थे। अच्छा। और उनको ई चालान की तरफ कन्वर्ट कर किया। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर वायलेशन ऑफ सिग्नल पर या स्पीड वायलेशन पर चालान होते हैं। इस शहर के अंदर बेल्ट पर चालान हो रहे हैं जबकि स्पीड गाड़ी की 60 किलोमीटर से ऊपर नहीं है। स्पीड बेल्ट तब लगाई जाती है जहां पर 80 या 100 माइल पर गाड़ी चल रही होती है, 160 माइल पर गाड़ी, 160 किलोमीटर पर गाड़ी चल रही होती है, वहाँ स्पीड बेल्ट, जहाँ 20 की स्पीड और 40 की स्पीड हो, ट्रैफिक का रश हो, वहां पर बेल्ट के। यहाँ पर 1 लाख अगर यहाँ पर 1 लाख के करीब चालान हुए हैं तो 1 लाख में से आप समझे कि 60,000 के करीब जो है वो स्पीड बेल्ट पर हुए हैं। आप समझे बात को। इसको इस तरीके से नहीं देखा जाएगा और मैं चाहता हूं कि इस तरह के लोग, राणा साहब जैसे लोग अपनी पार्टी के मैकेनिज्म के अंदर इस बात को उठाएं और उस पर प्रेशराइज कर चीजें कर चीजों को बेहतर किया जाए। आदिल साहब, सबसे ज्यादा जो कराची के मसाइल हैं उन पर मेट्रो वन न्यूज ही बात करता है और आपको भी बहुत अच्छे से अंदाजा है कि 2 टोक जो हमारा प्रोग्राम है इसमें आपसे भी कई दफा यहीं पर बहुत सारी बातें हुई कराची के मसाइल, शहरियों के मसाइल पे। इसलिए जरूरी नहीं कि मेरा चालान होगा तभी मुझे उनके मसाइल का पता चलेगा, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि कुछ जिम्मेदारियां शहरियों की भी होती हैं। जब हमारी भी बात होती है शहरियों के तो हम जरूर ये कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को तो कम से कम जरूर ये करें। नो डाउट आप सही कह रहे हैं कि इस शहर में जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, बड़े सारे मसाइल हैं, वही मसाइल हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। बहरहाल एक और बहुत अहम बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पीपल्स पार्टी निचली सतह पर क्यों इख्तियारात नहीं मुंतकिल करती, इसकी क्या वजह है? क्योंकि आपके तो चोली दामन का साथ है ना पीपल्स पार्टी से, तो आप तो बेहतर तौर पे जानते हैं। जी, चोली दामन का साथ नहीं है, ये तो अर्बन एंड रूरल का जो स्टार्ट था इसको डिवाइड किया गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे के अंदर अर्बन एंड रूरल की डिवीजन नहीं है। इस सूबे के अंदर ये कोटा लगा हुआ है अर्बन एंड रूरल का।
तो इसको भी देखने की जरूरत है। और ये कोटा कब से लगा है, किसने लगाया है, क्यों लगाया गया, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर चोली दामन का साथ है तो 17 साल से हम अपोजिशन में ही बैठे हुए हैं और अपोजिशन से आवाज उठा रहे हैं। तो हमारे अलावा है कोई पॉपुलेशन करवाता, हमारे अलावा है जो सेंसस करवाकर अपने रिजल्ट को बेहतर करता, हमारे अलावा है जो अगर कोई एक रिप्लेसमेंट होती है एमकेएम की तो कर देते ना। 17 साल मौका मिला था, 17 साल में एमकेएम को वाइप आउट कर देते। एमकेएम का एक वोटर नहीं होता, करना नहीं है ना, नियत नहीं है ना। 15, 20, 40 वडेरे और जागीरदारों से पूरे सिंध को मैनेज किया जा रहा है। मैं आपको आपके चैनल के थ्रू ये पूरे अरबाब इख्तियार को मैं बता दूं, इस शहर से खुशहाली गुजरेगी तो इस्लामाबाद तक पहुंचेगी या पिंडी या लाहौर तक पहुंचेगी। अगर खुशहाली इस शहर से कदम नहीं चूमेगी, पाकिस्तान में खुशहाली की पहुंच नहीं सकती है। और जितनी जल्दी ये जो इनके प्रायोरिटीज है ना काम के, उसमें शहर को शामिल करेंगे तो ठीक हो जाएगा मामला, अदरवाइज सिंध भी ठीक नहीं हो सकेगा। ठीक है, ये बात तो सभी जानते हैं कि मुआशी हब है कराची। गुलजार साहब, ये इख्तियारात को निचली सतह पर देने का क्या मामला है? क्यों नहीं इख्तियारात आप निचली सतह तक मुंतकिल करते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए जी, इख्तियारात बिल्कुल निचली सतह तक मुंतकिल करने चाहिए और जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि इख्तियारात जमहूरियत में निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए और हैं भी। टाउन चेयरमैन हैं, इनके पास भी इख्तियारात हैं, और यूसी चेयरमैन के पास भी इख्तियारात हैं। वो तो बेचारे जब भी आते हैं यहाँ पे रोते रहते हैं। वो तो कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम काम क्या करें। बात ये है कि आप पिछले कितने भी एतबार उठाएं, हर आदमी यही कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, समझ ये नहीं आती कि ऐसा क्यों है। हाँ। जब अपोजिशन से बाहर होते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, जब इख्तियार में आ जाते हैं तो फिर वही बातें सामने आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी से मुवर्रा किसी को नहीं होना चाहिए। और आवाम ने वोट दिया है और आवाम ने हमें अच्छा समझा, इसीलिए हमें वोट दिया और हमें आवाम के तवक्कुआत पे पूरा उतरना चाहिए। लोग इख्तलाफात करते हैं, तनकीद करते हैं, जमहूरियत का हुस्न होता है और हमें उनकी तनकीद को खुशलूबी तरीके से समझना चाहिए कि तनकीद क्यों है और उसको तामीरी सोच की तरफ लेके जाना चाहिए, ना कि हम रस्साकशी और लड़ाई की तरफ जाएं। तो इससे लड़ाई से ये होता है कि एक तो अल्फाजों की गोलाबारी शुरू हो जाती है, काम में खलल पैदा होता है और एक नई तूफान बदतमीजी पैदा होती है, जिससे दिलों में रंजिश पैदा हो जाती है। गुलजार साहब, ये तो सारी बातें आप वो करें जो माशरती इखलाकियात हैं, एक माशरे की इखलाकियात। वजह वो बताए ना कि क्या वजूहात क्या है, किन मसाइल का सामना है? क्या सिंध हुकूमत को भी कहीं ना कहीं मसाइल का सामना है? क्या सीएम के पास सारी चीजें जो पार्क हो जाती हैं, आके सारे फंड्स पार्क हो जाते हैं, वो क्यों नहीं आगे पहुंचते? नहीं, देखिए वो देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कि जाहिर है स्टेटिस्टिक गवर्नमेंट को भी देते हैं, टाउन्स को भी देते हैं और यूनियन काउंसिल को भी जो उनका हिस्सा एक फंड है वो देते हैं, जो उनकी एक ज़ाहिर एक बजट के अंदर रखा जाता है, वो चीज़ें दी जाती हैं। अब मैं फिर वही बात कहूँगा, सबसे बड़ा मसला जो है चेक एंड बैलेंस का है और एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको सही करना होगा, चेक एंड बैलेंस को सही करना होगा। मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ कि मुलाजमीन की हाज़िरी, ऐसे मुलाजमीन मौजूद हैं जो ड्यूटियों पे नहीं जाते, तनख्वाहें वो घर बैठ कर ले रहे हैं, ये भी एक बड़ा नुकसान है। तो ये सब लोगों को चाहिए कि वो सुबह उठें, ऑफिस में जाएं, जाकर जो जो उनके डिपार्टमेंट हैं वहाँ चेक करें, उनकी हाज़िरी चेक करें, काम चेक करें। हम ये बादशाह सलामत बन गए हैं, ऑफिसों में बैठकर बाहर निकलना अच्छा नहीं समझते, तो इससे नुकसान पैदा हो रहा है। इससे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की साख को नुकसान हो रहा है। पीपुल्स पार्टी बड़ी फिक्रमंद है, कारकुन बड़े फिक्रमंद हैं कि ये ठीक नहीं है। इस पे चेयरमैन साहब ने सख्ती से एक्शन लिया है, मेयर कराची के लिए भी और वज़ीर बल्दियात को भी और सीएम साहब को भी हिदायत दी है कि आप जितने भी अनकम्प्लीट मंसूबे हैं फौरी तौर पे मुकम्मल करें और इक्वालिटी का ख़ास ख्याल रखें और आप अपने ऑफिसों में पूरा टाइम दें। तो ये चीज़ हो रही है, लेकिन समझ नहीं आती कि क्यों इस तरह से सुस्त रवि है। ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। हमें आवाम के तवक्कुआत पे पूरा उतरना चाहिए और आवाम की जो अवामी नुमाइंदों के जो उनकी डोमेन है उनको उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, ठीक है, चले, ये तो बहुत सारे चाहिए जो कि हमारे यहाँ जमा हो गए कि हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए। बिल्कुल। आदिल अस्करी साहब,
अभी सूबों के तकसीम के हवाले से, नए सूबों के हवाले से बहुत सारा कुछ मवाद सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है, न्यूज़ में भी है। क्या हकायक क्या हैं और आप तक क्या खबरें पहुंची हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जी देखिए, अगर आप अमेरिका की बात करें, जब अमेरिका की आबादी 12 करोड़ थी और आज अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है, तो उधर पॉपुलेशन के हिसाब से जैसे जैसे पॉपुलेशन बनती है उसके हिसाब से सूबे भी बनते हैं और इसमें कोई कबाहत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर जितनी आप एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होगी, ज्यादा तादाद होगी एडमिनिस्ट्रेशन, उतनी स्ट्रांग करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस बनाने पड़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत करना होगा, थर्ड टियर गवर्नमेंट आपको लानी होगी। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए और जब ऐसा होगा, जब होना होगा, ये हो जाएगा। जिन लोगों जिस वक्त ये 1 यूनिट से पहले इसको 1 यूनिट किया गया, पहले ये 2 सूबे थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, उसके बाद इसको 1 यूनिट बनाया गया, फिर 1 यूनिट तोड़कर इसको 4 सूबों में तकसीम किया गया। तो जिसने ये करना है वो सब होगा, अपने टाइम पर होगा, अपने वक्त पर होगा। मैंने आपको कहा था कि राणा साहब अच्छे आदमी है, देखें पॉजिटिव बात कर रहे हैं, इनको इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन बात तो हिम्मत और दिलेरी की है ना, ये बात करना कि भाई अफसरान यहाँ पर क्यों बैठे हैं। उसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब सर्विस कमीशन से बहुत बुरी हालत में है। पंजाब सर्विस कमीशन के अंदर 95% मेरिट पर कमीशन पे पास करके मेरिट पर नौकरियां दी जाती है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा नहीं है। कई चीजें और हिंदी बोलने वाले दानिशवरों ने अपने अब बयानात में कहना शुरू कर दिया, खराबियां वहां से हो रही हैं। इनकॉम्पिटेंट लोग यहाँ पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एंटर हुए हैं 2008 से लेकर 2012 और 13 और 14 के दरमियान 15 ग्रेड में लगे थे, आज 20 21 ग्रेड में पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से इनकॉम्पिटेंसी अपनी उरूज पर है। अब वो इनकॉम्पिटेंट आदमी को, अच्छा वो करप्ट भी है, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट और करप्ट है, तो अगर कॉम्पिटेंट और करप्ट होता तो भी शायद काम चल जाता। तो इनकॉम्पिटेंसी की वजह से वो काम भी नहीं चल रहा। प्रोजेक्ट अपने क्वालिटी वर्क नहीं कर पाएंगे, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो इस तरह के इनकॉम्पिटेंसी की वजह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होंगे। इनकॉम्पिटेंसी आपको नजर आ रही है ना, 2 आर्टरीज है कराची के अंदर, एक शारा फैसल और एक यूनिवर्सिटी रोड बना लेना, ये 5 से 7 साल हो गए। करीमाबाद का अंडर ब्रिज बना लें, दूसरी जगह पर ब्रिज 6 महीने में बनता है, यहाँ पर आज 4 साल हो गए, अभी भी ब्रिज बनने में 2 साल लगेंगे। तो बात समझने की है सर कि ऐसे क्या मौरक़ात हैं, सारी चीजें, सारी पावर, सारी अथॉरिटी, आप ये देखें, पैसे सारे, जितनी भी चीजें हैं वो सारी इस वक्त पार्क हुई भी हैं। सिर्फ गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं, लेकिन क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी की वजह से सियासतदान बदनाम है और ब्यूरोक्रेसी जो है ना, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी के नाम पर भर्ती किए गए, मेरिट था नहीं, इस वजह से ये हालात होंगे और हालात इससे ज्यादा मजीद खराब होंगे। ये कोई खुशफहमी में रहने की बात नहीं है और इसके रिबर्टल्स आएंगे। तो इसका रिबर्टल्स ओवरऑल आएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप ये नहीं देख रहे कि हमारे कितने फौजी शहीद हो जाते हैं, कोई सरहद के ऊपर थोड़ी है, इंटरनल पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं इंसर्जेंसी। और जब उनकी जब वो शहीद होकर अपने गांव और देहात में जाते हैं, उनके 4-4 3-3 बच्चे रुल जाते हैं, उनकी पूरी फैमिली रुल जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। इंसर्जेंसी से बचने के लिए कॉम्पिटेंसी लानी होगी, मेरिट को प्रिवेल करना होगा, चीजों को बेहतर करना होगा, आपके प्रोजेक्ट भी अच्छे बनेंगे और प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट होंगे। आदिल अस्करी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, राना गुलजार ताज साहब से भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा गया है, जो कि ये कहा जा रहा था आवाम को काफ़ी दिनों से कि पेट्रोल की कीमत में बहुत बड़ी कमी की जाएगी और खुशखबरी मिलेगी आवाम को। अब जो हमें खबर मिली है वो ये है कि पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा गया है उसकी कीमत पर, और हाई स्पीड डीजल उसकी कीमत में फी लीटर 14 रुपए की कमी कर दी गई है। तो ये आवाम को कितना फ़ायदा होगा और क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। आदिल अस्करी साहब से मैं बात करना चाहूँगी। आदिल अस्करी साहब, आवाम को एक लॉलीपॉप दिया हुआ था इतने दिनों से कि पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, और अब पेट्रोल की कीमत तो वही है, लेकिन जो डीजल की हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी कर दी है। क्या ट्रांसपोर्टर्स को खुश करने की कहीं कोई बात तो नहीं है? ये ऐसा ही महसूस होता है मुझे भी, आपकी चूंकि मुझे अभी इसकी इत्तला नहीं मिली है,
लेकिन आप मुझे बता रही हैं तो ये तो वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है इसमें तो, कि पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा गया है। अगर बेसिकली इसकी एजेंसी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो फैसले करती है 15 दिन में या 30 दिन में, और अगर ये डीजल को किया गया है तो उसमें शायद इसको मद्देनजर रखा गया होगा। और इसकी क्या वजूहात हैं, ये वजूहात तो मुझे अभी नहीं मालूम है। और मुझे अभी आपसे ही पता चल रहा है कि पेट्रोल की कीमत तो नहीं कम किया गया। हम तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं ना। देखिए, ये भी एक आवाम के लिए एक मुश्किल है, यानी हर वक्त आवाम के लिए एक चैलेंज जो है वो दरपेश होता है। इतने दिनों से आवाम को खुशखबरी की नवीद सुनाई जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि नहीं जी, पेट्रोल पे आप उतने पे ही देते रहें क्योंकि आप तो पे कर ही रहे हैं, डीजल पे कम कर दिया है। इससे आवाम को क्या फायदा होगा? इस पर आवाज नहीं उठाएंगे आप? ऐसा है कि वो ये एक वाकया, अगर आपके पास अगर 40 सेकंड है तो एक वाकया सुना देता हूँ मैं। जी जल्दी से। एक मुल्क में एक बादशाह होता है। वो बादशाह कहता है कि भाई ये मेरे पास लोग नहीं आते हैं तो एटलीस्ट मैं इनके ऊपर जो है ना, कोई वजीर को बोलता है कि कोई ऐसा काम करो कि जिसकी वजह से लोग मेरे पास आए। तो वो वजीर कहता है बादशाह को कि आप ऐसा करें, लगान बढ़ा दें, इनका टैक्स बढ़ा दें, डबल कर दें। तो वो डबल कर देता है, लोग फिर भी नहीं आते। वजीर को कहता है कि भाई तो लोग आए, उसने कहा नहीं आया बादशाह सलामत। उन्होंने कहा भाई टैक्स को 4 गुना कर दो, 4 गुना कर देते हैं तो भी लोग नहीं आए। फिर बादशाह कहता है ऐसा करो वजीर साहब कि तुम इधर जो किले से लोग जो बाहर जाएं और वापसी पर आए किले के अंदर, तब इनको 2-2 कोड़े लगाएं। तो 2-2 कोड़े लगाए गए और फिर उन्होंने तादाद उसकी 4 कोड़े कर दी। उसके बावजूद फिर चंद लोग कुछ उठकर आए और बादशाह सलामत का घंटा बजाया और उनसे बोला कि बादशाह सलामत, आपने लगान बढ़ाया, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। आपने 4 गुना टैक्स किया, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। आपने 2 कोड़ों की सजा दी, हमने कुछ नहीं कहा। 4 कोड़ों की सजा दी, हमने कुछ नहीं कहा। अभी बात यह है कि लाइन बहुत लंबी लगने लगी है, तो हम चाहते हैं बंदे बढ़ा दें ताकि कोड़े आप सही मारें। तो अभी सिर्फ यही सिचुएशन है। यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर गैस नहीं है, यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पर रोड खुदे पड़े हुए हैं। कराची शहर का बुरा हाल है। तो लोग अब इस तरफ देख ही नहीं रहे हैं कि इनकी के पेट्रोल बढ़ गया या डीजल बढ़ गया। अभी तो सर जी, आप तो कहते हैं आप कराची के बेटे हैं, आप आवाम के मसाइल को आप पर आवाज उठाते हैं, अपोजिशन आपके पास है, तो आपने कैसे इतना मौका दिया बादशाह सलामत को कि वो सब कुछ कर गुजरे? ये मौका जो है ना, 2018 से रेल की पटरी उतार दी गई, जिसके रिपोर्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। 2018 में जो रेल से पटरी से रेल को उतारा गया ना, उसके जो असरात हैं वो अब तक नजर आ रहे हैं। इस इलेक्शन में भी नजर आए और अगले मतलब ये 4-5 साल तक जाएगा। और वो पटरी रेल पर जैसी लाना चाहती है रियासत, तो उसको लाने नहीं दिया जाता। तो एक आदमी मैनेज नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरे लोग मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। तो वो जैसी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस कराची शहर को जो है ना वो इससे हम निकाल लेंगे। काम चल रहा है, बातचीत चल रही है और अच्छे तरीके से चल रही है। जब हमें आना होगा तो रोडों पर भी आएंगे और आपको दिखेंगे भी। शहर का एक बच्चा जो है ना वो शहर की हिफाजत करेगा, शहर के लोगों की हिफाजत करेगा। ऐसे तो इस शहर को नहीं छोड़ेंगे, इस शहर के बारे से शहर को लावारिस। यहाँ का हर बच्चा ना सिर्फ इस शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर शख्स हमा वक्त तैयार है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी साहब कि आपने हमें हमारे प्रोग्राम के लिए अपने खुसूसी वक्त में से वक्त निकाला। और अब बात करना चाहूँगी राना गुलजार ताज साहब आपसे। राना साहब, बड़े इल्ज़ामात आ जाते हैं आपके ऊपर, मतलब देखिए क्यों हर वक्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? पेट्रोल आवाम की ज़रूरत है। अब हर शख्स हाई स्पीड डीजल थोड़ी डलवाएगा, पेट्रोल ही डलवाता है ना। देखिए जी, बात यह है कि चले उन्होंने पेट्रोल नहीं डीजल पर पैसे कम करे, अच्छा कुछ तो किया, उनकी मेहरबानी, लेकिन साथ साथ इसमें इन पर ट्रांसपोर्टर पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने किरायों में कमी करें और बिजनेसमैन को सहूलत दें, क्योंकि जो अपने किराए हैं उसमें तो कोई भी कमी महसूस नहीं करता। हम तो बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि जो चीज एक दफा बढ़ गई वो कम नहीं होती है। देखिए, बात यह है कि जब 14 रुपए उनको रिलीफ मिला है पर लीटर पे, तो उनको अपने टैक्स में, अपने पैसे में भी कमी करनी चाहिए, किराए में भी कमी करनी चाहिए, आवाम को सहूलत देनी चाहिए। कमर्शियल जो लोग हैं उनको कौन रखेगा? ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये लोगों का काम है। जो निचली सतह तक ब्यूरोक्रेसी है उनका काम है, डिप्टी कमिश्नर का काम है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता चलूँ कि देखिए, ये जो ट्रांसपोर्टर अपना टैक्स बचाने के लिए शेरशाह से
आते हैं लियाकताबाद नाज़माबाद से होते हुए, जाते हैं आयशा मंजिल से होते हुए, ये टैक्स तो अपना पूरा लेते हैं, चुंगी भी पूरी लेते हैं, सारे चीज़ें अपनी पूरी लेते हैं, और उसके बाद ये जो है यहाँ से गुजरते हैं। ये ख़तरनाक अमल है। ये यहाँ पर आपको पता एक्सीडेंट भी होते हैं। ये जो बड़ा ख़तरनाक है, ये देरीना मसला है, आज का नहीं है, ये बड़ा पुराना मसला है। तो मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म करना चाहिए। ये वज़ीरों का काम है, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर का काम है, और ट्रांसपोर्टरों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप अपने जब पूरे पैसे ले रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपना टैक्स पूरा ले रहे हैं, तो शहर में गाड़ियों को दाखिल नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत और ट्रांसपोर्टरों का दोनों का ज्वाइंट काम है, क्योंकि उनको भी शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, और गवर्नमेंट का भी काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल में भी उनको पैसे कम करने चाहिए थे, ताकि आम आवाम को भी इसकी सहूलत मैसर हो सके। इम्तियाज खान फरहान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। गुलजार साहब, उनसे भी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज खान फरहान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज खान फरहान साहब, पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा गया है, और जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में 14 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। ये तो अभी की ब्रेकिंग है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि पीपल्स पार्टी कराची सूबे के मुतालबे को लिसानी साजिश क्यों करार देती है? क्यों वो इस पर बात करने से गुरेज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हम चीजों में इजाफे और महंगाई और रेट के इजाफे पे बात करते हैं। ये सियासतदान भी उस पर बात करते हैं, मैं और आप भी उस पर बात करते हैं, इकोनॉमिक भी उस पर बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी, सब हम उस पर बात करते हैं। हम अपने आमदनी वेजेस बढ़ाने पे क्यों बात नहीं करते कि हमें मिनिमम सैलरी भी उतनी क्यों नहीं दी जा रही, हम इस पर क्यों नहीं बात करते? हम ये बात क्यों नहीं करते कि हमारी वेजेस कम है? पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है, बिल्कुल कोई, कतन दुनिया भर में सबसे सस्ता बांग्लादेश, कई चीजों में बांग्लादेश से भी सस्ता पाकिस्तान है, लेकिन हमारी वेजेस नहीं है। हमारी जो कुव्वत खरीद है वो खत्म की हुई है। उस तरफ ना ये सेठ हमें बात करने देता है, उस तरफ ना सियासतदान बात करने देता है, उस तरफ ना हमें इकोनॉमिक्स बात करने देता है, ना उस तरफ हमें मीडिया के अपने लोग बात करने देते हैं। ये अगर हमारी आमदनी बढ़ जाए, ये कोई पेट्रोल महंगा नहीं है, कोई डीजल महंगा नहीं है दुनिया के मुकाबले में। हमारी आमदनी बढ़ाने पे, तनख्वाह बढ़ाने पे नहीं बात करते, हमारी आमदनी बढ़ाने पे बात नहीं करते। एक तो ये बात हो गई, तो इसलिए अब इसमें बरकरार रखा है। जाहिर है उनकी मर्जी, अब शेयर हैं, वो जो भी करें, जिस तरह से भी करें, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। जब कीमतें कम हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया था कि जो ये डिफरेंस है ये मैं वापस नहीं करूंगा, कम भी नहीं करूंगा। इससे हम कोस्टल हाईवे बनाएंगे, उधर जो कोयटा जाने वाली कोस्टल हाईवे बनाएंगे। शुरू हुई क्या? तो आपने पूछा, मैंने पूछा, ये सब जो बैठे हुए हम जो प्रोग्राम करते हैं हर रोज, हमने पूछा प्राइम मिनिस्टर से कि 700 750 या पत्ते कितने अरब रुपए थे, आप कहाँ हैं भाई, इसका हिसाब दे। हमने साकिब निसार से नहीं पूछा कि भाई वो डैम वाले पैसे कहाँ गए, आपने जो तुम्हारा काम ही नहीं था इंसाफ देना, तो तुमने दिया नहीं, डैम भी नहीं बना सके। तो हम भी डाइवर्ट कर देते हैं, लोग हो जाते हैं। हमें आमदनी में इजाफे पे बात करनी चाहिए। अच्छा। एक तो ये हो गए। अब दूसरी आ गए जी सूबे वाली बात। देखें, जो ये सूबे का डिमांड कर रहे हैं, तो ये भी तो गलत कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? सूबे की डिमांड कर रहे हैं। इनको क्या हो रहा है? यानी यहाँ पे क्या अचानक इनको क्या वो हो गया कि जी ऊपर से कि जी बड़ी तबाही मच गई और सूबा बन जाएगा तो बड़े यहाँ पे नहर निकलेगी, ऐसी दूध की निकलेगी कि वहाँ चप्पू चलाएंगे तो शहद निकलेगा। तो जो डिमांड कर रहे हैं उनका भी कोई रीजन है ना। अब वो बोले जी हमारे साथ तबाही हो रही है, काम नहीं हो रहा है, फला नहीं हो रहा है। दारुल हुकूमत में बैठ के अगर काम नहीं हो रहा है तो आप अपनी कमजोरियों की तरफ तवज्जो देना। आपके अंदर क्या कमजोरी है कि आप ये काम नहीं ले पा रहे, आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे। सारे आप दारुल हुकूमत कराची में बैठे हुए हैं, दारुल हुकूमत के में बैठ के भी अपने मसाइल अगर नहीं हल करवा रहे, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये तो अब सूबे की डिमांड आइन के तहत किसी सूबे की डिमांड करना कोई मायूब बात नहीं है। लिखा हुआ है 2/3 मेजोरिटी होगी, वो पास करेगी, आप सूबा कर सकते हैं। अब चलते हैं पंजाब पाकिस्तान का वो सूबा है जिसने आज से 8 साल पहले 2/3 मेजोरिटी के साथ नए सूबे की करारदाद भी मंजूर कर दी। आज तक पंजाब में नहीं बन सका, सेक्रेटेरिएट नहीं बन सका, सारा नहीं बन सके। ये ख्वाबों में है। ये लेके इंतजामी यूनिट की बात करनी चाहिए कि ये जो डिवीजन है, मकामी इदारे जो हैं, ये जो हमारे ये जो बल्दियाती इदारे हैं डिवीजन लेवल पे, इनको होना चाहिए। ये फाइनेंस है, ये जो हमारा NFC अवार्ड होता है, अब PFC के ऊपर चल रहा है। PFC की बात करो कि प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड भी होना चाहिए। जिस तरह से NFC अवार्ड होता है
नेशनल फाइनेंस कमीशन करता है, तो इस तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए कि नीचे डिवीजन को कितने कितने पैसे मिलेंगे, किसको कैसे हिस्सा मिलेगा। पाकिस्तान में एक चीज तय है कि एनएफसी अवार्ड में पंजाब का कितना हिस्सा है, किस हवाले से, सिंध का कितना हिस्सा है, किस हवाले से, वहाँ का, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और मकामी इदारे जो बल्दियाती इदारे हैं उनके इस्तेकाम की बात होनी चाहिए। सूबों से क्या दूध के ऊपर से नहरें गिरेंगी? ये कराची के जो भी लोग ये बोलते हैं ना कि सूबा बने, अभी तो फिर भी इनको हुकूमत में हिस्सा मिलता है। खुदा ना खास्ता ये हुआ ना तो इनको वो भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये पता नहीं कितने उसमें रहते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी हो या एक्स, जिसका मेरा आपका राइट है कि मैं कोई डिमांड करूं, जो उसका मुखालिफ है उसका राइट है कि वो मुखालफत करे, उसके लिए कोई भी करे। तो इसमें हम अगर पीपल्स पार्टी इसको वो मना करती है, उसको हेट करती है नेगेटिवली, उसका राइट है क्योंकि वो नहीं समझती। अगर जो डिमांड करते हैं वो किस हवाले से डिमांड करते हैं, उनका राइट है, डिमांड करते रहे। तो हम, लेकिन आप और मैं बैठ के अपना एक तज्जिया करेंगे, गलत हो सकता है वो तज्जिया, और अपने एक यानी कि हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, ये एक अलग चीज है। डिमांड करना भी राइट है, डेमोक्रेसी में भी, आमरीत में भी। अच्छा। और उसको रिएक्ट करना नेगेटिवली पॉजिटिवली, ये हर इम्तियाज खान फरहान साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, एक अरसा आपने फील्ड में गुजारा है और बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं आप तमाम तर सूरत हाल पे, ख़ास तौर पे सियासी मामलात और इंतज़ामी मामलात पे भी। सिंध बिलखुसूस कराची में मिसाली बल्दियाती निज़ाम के लिए किन ज़रूरी इक़दामात को कहना चाहेंगे आप? इंसान बन जाए सारे, सिर्फ तनकीद उनकी छोड़ दें। अच्छा, ये तो अब देखे ना, पहले ये था कि जी काउंसिलर हो जाएंगे तो कमाल हो जाएगा। अब वो भाई यूनियन में एक नाजिम बैठा हुआ, चेयरमैन बैठा हुआ, 10 उसके हरकारे बैठे हुए हैं, यानी रात फतेह अली कव्वाल और हमनवा सारे ताली पीटने वाले ताली पीट रहे हैं। वो काम क्यों नहीं करे? गली के अंदर 10 है, वो करे जहाँ पे नहीं कुछ हो। देखिए पूरे इख्तियारात हैं, आप अपने मसाइल हल करने के लिए यूसी लेवल पे आप एक हद तक टैक्स भी लगा सकते हैं। इनको इख्तियारात ही नहीं पता, अब तो खत्म होने जा रहे हैं 7-8 महीने के बाद। अच्छा। वो अपने हल्के छोटे छोटे हल्के काम करें, बस तनकीद वो खड़े हुए उधर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी पे, एमक्यूएम दोनों पे, दोनों एमक्यूएम के ऊपर, ये इसके ऊपर लगे। कहाँ यहाँ के जो लोग, ये जो साइट एरिया है, जो फेडरल भी एरिया साइट एरिया है, नॉर्थ कराची का साइट एरिया है, दूसरी जगह के साइट एरिया, ये क्यों नहीं पैसे देते? तुम करें, देना पैसे उधर जाके, कंट्रीब्यूट करें सारे के सारे। अब ये फूड स्ट्रीट देख, आप जाती होंगी ना फूड स्ट्रीट पे, बंसोट जाएं, आप हुसैनाबाद चले जाएं, ये गुलबर्ग चले जाएं, शाह फैसल कहीं तिमारी चले जाएं, बच्चों को गंदी जगह पे बिठा के खाना खिला रहे हैं, पैसे भी हजारों रुपए दे रहे हैं, वो करोड़ों रुपए वहां से कमा रहे हैं फूड स्ट्रीट वाले। वो 50 रुपए नहीं लगाते, बस आप पूछेंगे, आप आप ये कुछ भी नहीं करें, आप कुर्ता गली चली जाएं, आप तारिक रोड पे, आपको हर दूसरा आदमी मिलेगा जहाँ कुर्ता 500 वाला कुर्ता 5000 में लेकर आते हैं, 25-25 हजार रुपए के कुर्ते बिकते हैं। वो रोड गली टूटी हुई है, गालियां देंगे, जो आते हैं वो भी गाली देंगे हुकूमत को। और भाई पहले बना लो यार, तुम इतना पैसा कमा रहे हो, इसको पहले बना लो, गाली भी देते रहो साथ में। गटर के ढक्कन रखते, गली के अंदर गटर का ढक्कन खुला हुआ, अबे अपने बच्चों की पहले भाई जान बचाओ, उसके अंदर कोई डंडा रख दो, कोई चीज रख दो, फिर गालियां देते रहो हुकूमत को। जिसको गालियां देनी है देते रहो, पहले अपने बच्चों की तो जान। हम तो अपने आप को सुधारने को तैयार नहीं है। मजबूत बल्दियाती निजाम उसी सूरत में होगा कि जब जो बल्दियाती नुमाइंदे, अगर उनको उनके इख्तियारात का नहीं पता, तो जो वहाँ पे सीनियर सिटीजन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम मीडिया के लोग हैं, उनको इनके इख्तियारात बताने चाहिए कि भाई मसले हल करने के लिए ये होगा। बयान जरूर दो, बयान जरूर दे दो, लेकिन जो है आप कम अज कम करो, सब वक्त अब कम रह गया है। ठीक है इम्तियाज खान फरहान साहब, वक्त अब कम रह गया। राना गुलजार ताज साहब से भी बात करना चाहूंगी। राना साहब, लास्ट कमेंट देना चाहें तो जरूर। लास्ट कमेंट ये है कि एक बड़ी अजब बात है मेयर कराची से मुताल्लिक है कि मेयर कराची साहब इस पर नोटिस लें कि एक डीपीसी हो रही है, डीपीसी 3। जो छोटे लोग हैं, 1 ग्रेड 2 ग्रेड वाले लोग होते हैं, डीपीसी 3 में एचआरएम के डायरेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर मिलकर एक बड़ी करप्शन इसमें हो रही है। अच्छा। इसमें वो जो बेचारे 1-2 ग्रेड के लोग होते हैं, ये 1.5 से 2 लाख रुपए कहाँ से देंगे? और फिर उसके अंदर वो उनकी थी 100 यानी कि 100 लोग की डीपीसी थी, लेकिन उसको 180 पर लेकर चले गए, 200 पे उसको लेकर चले गए। तीसरा डीपीसी 2 जो हो रही है, उसके अंदर भी इन्होंने बड़ी करप्शन कर रहे हैं कि डीपीसी 2 के अंदर भी जो 118 लोग थे उसको 180 पर लेकर चले गए, और पर हेड
2 से 2.5 लाख रुपए वसूल कर रहे हैं। और तीसरी डीपीसी थी, डीपीसी 3, जो बड़ी डीपीसी थी, उसमें भी लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन किसी को कोई भी अभी तक डीपीसी नहीं की गई। और जो गरीब आदमी है, जो 2 ग्रेड 3 ग्रेड का आदमी, वो 2 से 2.5 लाख रुपए कहां से देगा? जो इकट्ठा किए जा रहे हैं, इस करप्शन को रोका जाए। मेयर साहब, ये आपका काम है, क्योंकि ये छोटे मुलाजिम हैं, और ये जो म्युनिसिपल कमिश्नर और आपके जो HRM के डायरेक्टर ये जो बुरी तरीके से लूट रहे हैं इन गरीब मजदूरों को, मजलूमों को, इनके लिए आप मेहरबानी करें कि करीब ये डीपीसी के लिए पैसे नहीं लिए जाते। ये मजदूर लोग हैं, ये मुलाजिम हैं। इन मुलाजिमों के पास कहां से 2 से 2.5 लाख रुपए आएंगे 2 ग्रेड 4 ग्रेड के लिए? तो ये एक बहुत जरूरी बात है। और मैं ये समझता हूँ बल्दियाती निजाम, इम्तियाज भाई ने सही बात कही है कि बल्दियाती निजाम के लिए पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है। वक्त अब खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया इम्तियाज खान फरहान साहब के, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इख्तियारात की कशमकश है या सियासी इख्तियारात का मामला है, मामला कुछ भी हो, नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है, सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।